पिछले कुछ समय से द केरला स्टोरी फिल्म चर्चा में है। इसका एक कारण है इस फिल्म की विषय वस्तु, जो कुछ सेकुलर लिबरल तत्वों को रास नहीं आ रही है। इनमें ताज़ा नाम जुड़ा है अभिनेता नसीरुद्दीन शाह का। यह फिल्म केरल में गैर मुस्लिम लड़कियों के सुनियोजित रूप से झूठे प्रेम की आड़ में विवाह और उनके मनतारण की घटनाओं पर आधारित है। स्वाभाविक है कि फिल्म की विषय वस्तु पर कुछ वर्गों की आपत्ति होनी ही थी। इस आपत्ति के संकेत फिल्म की रिलीज के दौरान ही मिल गए थे। पिछले महीने फिल्म पर प्रतिबंध की एक याचिका उच्चतम न्यायालय में भी दाखिल हुई। उच्चतम न्यायालय ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग को खारिज कर दिया। इसके बावजूद जहां बंगाल सरकार ने बड़े शर्मनाक ढंग से फिल्म को राज्य में प्रतिबंधित कर दिया, वहीं तमिलनाडु और केरल सरकार ने फिल्म पर एक प्रकार का अघोषित प्रतिबंध लगा दिया। इस मामले में बंगाल सरकार का रवैया तो इतना लज्जानायक रहा कि जिस राज्य की कहानी को फिल्म में दिखाया गया उसने तो प्रत्यक्ष प्रतिबंध नहीं लगाया, लेकिन बंगाल सरकार ने इस मामले में तुष्टीकरण की सभी सीमा रेखाएं लांघ दी। ममता सरकार को तब अदालत में मुंह की खानी पड़ी जब उच्चतम न्यायालय ने न केवल फिल्म पर प्रतिबंध के राज्य सरकार को फैसले को गलत ठहराया, बल्कि तमिलनाडु सरकार को भी यह निर्देश दिया कि वह फिल्म दिखा रहे सिनेमाघरों को आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध कराएं। इस पूरे प्रकरण में अफसोस की बात यह रही कि देश में छोटे से छोटे मामलों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के स्वयंभू मसीहा बनने वालों ने फिल्म को कुचलने के प्रयासों पर मौन धारण करना ही उचित समझा। फिल्म का विरोध कर रहे लोगों की एक दलील निर्माताओं ने के उस दावे से जुड़ी थी कि यह लव जिहाद की शिकार 32,000 लड़कियों की कहानी है। हालांकि बाद में निर्माताओं ने इस दावे को लेकर पक्ष स्पष्ट करते हुए उसे हटा लिया। यह सवाल बेमानी है कि यह कितनी लड़कियों की कहानी है। इससे उस कुचक्र को तो अनदेखा नहीं किया जा सकता जिसमें पहचान छिपाकर लड़कियों को झूठे प्रेम के जज्बात दिखाकर उनका मनतारण कराया गया और आईएस जैसे आतंकी संगठन तक पहुंचाया गया। यदि फिल्म के विरोधी फिर भी आंकड़ों को लेकर अड़े हैं तो उन्हें केरल की जनसंख्या और विशेषकर महिलाओं से जुड़े आंकड़ों की गहन पड़ताल करनी चाहिए। केरल में 1991 से 2001 के बीच महिला जनसंख्या वृद्धि दर 10.55% रही, जिसमें हिंदू महिला जनसंख्या वृद्धि दर 8.15% तो मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि दर 17.66% और ईसाई महिला जनसंख्या वृद्धि दर 8.72% दर्ज की गई। वहीं 2001 से 2011 में केरल में महिला जनसंख्या वृद्धि दर घटकर 6.14% रह गई। इसमें हिंदू महिला जनसंख्या वृद्धि दर तो 3.11% और ईसाई महिला जनसंख्या वृद्धि दर 2.33% रह गई तथा मुस्लिम महिला जनसंख्या वृद्धि दर 14.91% हो गई। केरल के दो जिलों इडुक्की और पथानामथिट्टा में तो हिंदू और ईसाई मुस्लिम महिला जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही। उनके अतिरिक्त अलपुझा जिले में भी हिंदू महिला जनसंख्या वृद्धि दर मात्र 1.21% रही। अगर अलपुझा में भी 3.11% की वृद्धि दर से वृद्धि होती तो महिला जनसंख्या 7,82,100 होनी चाहिए थी, लेकिन रही 7,67,693 यानी 14,407 कम। इस प्रकार देखें तो मात्र इन 3 जिलों में ही एक दशक के दौरान हिंदू महिला जनसंख्या 34,483 घटी है। वर्ष 1961 से 2011 के बीच के 5 दशकों के दौरान केरल में हिंदू महिला जनसंख्या वृद्धि दर जहां 81.86% रही तो मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि दर 205.48% थी। आखिर हिंदू महिला जनसंख्या वृद्धि दर में कमी क्यों? क्या वहां भ्रूण हत्याएं हो रही हैं या हिंदू महिलाएं राज्य से पलायन को बाध्य हैं? इनके जवाब हैं ही नहीं। ऐसे में 1991 से 2001 की तुलना में 2001 से 11 में मुस्लिम महिला जनसंख्या में हुई वृद्धि क्या लव जिहाद की ओर संकेत नहीं करती? जनसंख्या के ये आंकड़े तो 2011 के ही हैं, जबकि फिल्म में जिस आईएस आतंकी संगठन में महिलाओं के शामिल होने की बात उठाई गई है वह संगठन 2013 में बना। इस प्रकार 2011 के बाद केरल की एक भी लड़की अगर उसमें शामिल होती है तो उससे उपरोक्त प्रमाणित हिंदू महिलाओं की घटी जनसंख्या 34,483 में बढ़ोतरी ही होगी। इसमें केवल हिंदू लड़कियां ही निशाने पर नहीं हैं, बल्कि ईसाई समुदाय की लड़कियां भी हैं। राज्य के
3 जिलों में ईसाई महिलाओं की संख्या घटी है। यही कारण है कि केरल में ईसाई संगठन भी द केरला स्टोरी का समर्थन कर रहे हैं। लव जिहाद जैसे शब्द भी पहली बार ईसाई समुदाय की ओर से सुनने में आया था। बंगाल की तरह केरल भी वामपंथ की एक प्रयोगशाला रहा है। दोनों राज्यों में कुछ समानताएं भी हैं। देश के विभाजन की गुनहगार मुस्लिम लीग का एक धड़ा केरल में आज भी सक्रिय है। हैरानी है कि राहुल गांधी ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान इस दल को पंथ निरपेक्ष बता दिया। मुस्लिम लीग से भी खतरनाक पीएफआई का जन्म केरल में ही हुआ। अतीत में देखें तो 1921 में केरल का मुपला भारत में तालिबान मानसिकता की पहली अभिव्यक्ति थी, जिसमें हिंदुओं का भीषण नरसंहार हुआ। राज्य में आज भी आए दिन वैचारिक विरोधियों का निर्ममता से दमन करने के वाक़ये सामने आते रहते हैं। ऐसे परिदृश्य में द केरला स्टोरी की कहानी को महज कल्पना की उपज और किसी एजेंडे से प्रेरित बताना शुतुरमुर्गी रवैये के अतिरिक्त कुछ और नहीं। केरल की वास्तविकता को स्वीकार करते हुए उसके प्रभावी उपचार के उपाय करना ही समय की आवश्यकता है।